हेलो बच्चों, आज हम जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे पेपर 1 का। इस क्वेश्चन को भी मैं इजी लेवल में डाल रहा हूँ। मैं अक्सर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एक बात ज़रूर करता हूँ आपसे, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी घबराइए नहीं। अगर आप इजी और मॉडरेटेड लेवल का क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस करके जाइए, आप आईआईटी में आपका भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत टिपिकल वाले क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं पेपर 1 का 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं इजी लेवल में डाल रहा हूँ, अभी मैं मॉडरेटेड लेवल में नहीं डाल रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यानी 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग से मैं डिस्कस कर दिया, 6 के 6 बिल्कुल ईजी वाले मैं अभी बोला हूँ। तो ये 6 × 3 कर सकते हैं, तो 18 मार्क्स इधर से आपने अचीव कर लिया। ठीक है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर बैलेंस करके इस तरीके से चलते हैं तो 100% आपका जेई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। जेई एडवांस के पेपर बहुत लॉजिकल और सिस्टमेटिक आते हैं। हाँ, अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात जरूर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्लियर जरूर करिए। अगर उसे पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट करने की आपके अंदर टेंडेंसी नहीं होगी, तो क्वेश्चन ईजी होगा लेकिन आपसे नहीं लगेगा। तो फर्स्ट प्रियॉरिटी है इस तरीके की अप्रोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब सोचिए ये डेवलप कैसे होगा। अगर आप जेई एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उस क्वेश्चन को रीड करिए। अगर आपसे लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं लगता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को जहाँ से भी आप पढ़े हैं, नहीं तो आप रेफरेंस बुक जो भी यूज कर रहे हैं उसमें जाके उस टॉपिक को पहले क्लियर करने का प्रयास करिए। अगर वो टॉपिक क्लियर हो जाता है फिर वापस बैक आइए, फिर वो क्वेश्चन आपसे खुद लग जाएगा। इस तरीके का अप्रोच करते हैं तो पता है अभी जैसे जून में पेपर जेई एडवांस का हो जाएगा, आप एडवाइजर बन जाएंगे। 4 लोग आपसे पूछेंगे भैया जेई एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो फर्स्ट प्रियॉरिटी है आपको पहले आप खुद सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो जैसे मैंने जब भी वीडियो में मुझे जो भी समय मिलता है मैं वीडियो जरूर बना लेता हूँ। आज मैं जेई एडवांस का ही क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। मैं इरोडो का वैसे प्रॉब्लम मैं इसमें डालने वाला था, लेकिन अभी मैं जेई एडवांस के ही क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता चले कि जेई एडवांस के इस पैटर्न पे हमें क्वेश्चन करने हैं, है ना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि योर सॉलिड स्फीयर मास 1 kg रेडियस 1 मीटर रोल्स विदाउट स्लीपिंग ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल. The two forces magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere both at distance r equal to 0.5 meter from the center of sphere as shown in the figure. The acceleration of the sphere down the plane meter per second square take g equal to 10 meter पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन में नीचे पेस्ट कर देता हूँ। किसी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को क्वेश्चन में अगर अंडरस्टैंडिंग में डाउट हो रहा है तो वो वहाँ से रीड कर ले सिंपली। ठीक है, जैसे ये सॉलिड स्फीयर को एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 1 kg तथा त्रिज्या 1 मीटर है, एक स्थिर आनत तल फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पर जो क्षैतिज समतल से कोण थीटा 30 डिग्री बनाता है, लोटनिक गति करता है। गोले पर 1 न्यूटन का परिमाण के बल आनत तल के समांतर गोले के केंद्र r इक्वल टू 0.5 मीटर की दूरी पर लगते हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। गोले का त्वरण नीचे की ओर मीटर पर सेकंड में बताना है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में मैं यही बता देता हूं कि क्या क्या दिया है। ये कह रहा कि इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं, ये 1 मीटर है। यहां पे जो फोर्स लगाया है 1 न्यूटन है, यहां पे भी जो फोर्स लगाया है वो 1 न्यूटन है। इस R की वैल्यू कितना दिया है, 0.5 मीटर दिया है। ठीक है, अगर ये स्लीप नहीं करेगा तो कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या होता है हमारा, V इक्वल टू R इंटू ओमेगा। अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V को एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन A इक्वल टू R इंटू अल्फा। यहां से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A इक्वल टू R की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू अल्फा करेंगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमको क्या करना, इस पॉइंट पे हमको टॉर्क बैलेंस कर लेना है। जैसे वहां पे हम टॉर्क को बैलेंस करेंगे अपना सॉल्व हो जाएगा। टॉर्क बैलेंस करते तो होता I इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे, A, तो सिंपली यहां से A कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए यहां पर देखिए ये इसका सेंटर है, यहां पर ये नीचे की ओर क्या लगेगा, मैं बड़ा जानबूझ के बना रहा हूं mg। ठीक है, और ये एंगल 30 है। यहां से एक लाइन सीधे ऐसे बनाइए और यहां से एक लाइन सीधे ऐसे बनाइए। इधर क्या है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो इधर क्या बनेगा, mg साइन थीटा, और इधर क्या बनेगा, mg कॉस थीटा।
अब वैल्यू रख दी है, मास 1 kg है, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, और साइन कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 5, डायरेक्ट लिख दीजिए चाहे डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 × 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 5 न्यूटन, यानी यहाँ पर जो आया ये 5 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, और ये भी 1 न्यूटन है। इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क बैलेंस करना है। नेट टॉर्क हम कहाँ बैलेंस करेंगे, इस पॉइंट पे बैलेंस करेंगे। तो इस पॉइंट से ये फोर्स पास हो रहा, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और इसकी वजह से निकालेंगे तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सिंपली है ना। तो इस पॉइंट का नाम मैं P मान लेता हूं, तो ये टॉर्क हम बैलेंस कर रहे हैं किसके अबाउट, P में मान ले रहा हूं, इसके अबाउट मैं बैलेंस कर रहा हूं। तो इसको मैं निकालूंगा कैसे, ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा I × अल्फा, यहां से हम I × अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे A, और I की वैल्यू सिंपली अगर हम निकालेंगे तो मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर होता है इस तरीके से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कितना होता है I = 2/5 mr² होता है। अगर मैं यहां से कोई लाइन पास करें और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाते हैं तो 2/5 mr² प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी है r, तो ये ऐड करेंगे mr², इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 mr² हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो r की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 7/5, तो I डैश की वैल्यू जो आ गई 7/5। यहाँ जो है ये इसके, ये क्या है, इस तरीके से रोल करके जा रहा हुआ है, तो ये वाली लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो 7/5 अभी जो निकाला उसी को यूज करेंगे। देखिए हमारा क्या है, ये इसके अबाउट मतलब इस स्फीयर के टच करके वो रोल करते हुए जा रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यही वाला यूज करेंगे, है ना। इसको अगर हम यूज करेंगे तो I की वैल्यू हमको पता चल गया 7/5, A हमको निकालना है क्योंकि ये भी मैंने बता दिया हूं, जो A की वैल्यू है वही अल्फा होगा क्योंकि R की वैल्यू 1 आ रही है। और यहाँ टॉर्क अगर बैलेंस करेंगे तो इस वाले टॉर्क को जितने फोर्स इधर लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे, उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इधर लग रहा है फोर्स पॉजिटिव, ये उल्टा इधर लग रहा था इसको निगेटिव मान रहे हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, आप सीखना चाहते सीख सकते हैं। ये देखो यहाँ से देखेंगे इसका डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए, तो इस पॉइंट के अबाउट फोर्स यहाँ से जाएगा और इसको ऐसे क्या करेगा रोटेट, क्लॉकवाइज है, ये भी इसको कैसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये किधर टॉर्क लगाने का प्रयास कर रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो या सिंपली एक सिंबल मान ले, जितने फोर्स इधर लगे हैं उसकी वजह से पॉजिटिव होगा तो उसकी वजह से नेगेटिव होगा, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है ना। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, कितना न्यूटन का फोर्स है, 1 × कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, इसके अबाउट निकालना है तो पूरा 1 है, ये पूरा डिस्टेंस 1 है, ये 0.5 है तो ये 0.5 होगा, तो 0.5 प्लस ये न्यूटन 5 न्यूटन लगा है, यहाँ से कितनी दूरी पे लगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 प्लस में इसका मैंने बताया 1 न्यूटन है, ये कितनी दूरी पे लग रहा है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये 0.5 है, तो 1 ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5, तो ये माइनस में होगा, तो -1 × 1.5 तो डायरेक्टली आ गया। देखो जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आजकल, है ना। तो ये कितना आया हमारा, ऐड करेंगे तो 0.5 + 5 - 1.5 = 7/5 × A, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 5.5 - 1.5 = 7/5 A, ठीक है। इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 = 7/5 A, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 5 / 7, तो ये कितना हो जाएगा 20 / 7। सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिए 7 को 20 से, 2 टाइम्स जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, 6 बचा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, फिर 8 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 4, फिर कितना जाएगा 5, तो यहाँ 35, तो मैं 2.85 ले रहा हूँ, तो डिवीजन करना आपका काम है, 2.85 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसमें अपना आया कितना, तो यहाँ जो फिलअप करने वाले हैं, है ना,
यहाँ जो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं 2.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ देख रहे हो, वैल्यू बहुत इजी दिया है, बस ये आपसे पता करना चाह रहा है आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सवाल इजीली लग जाएंगे। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया, टॉर्क बैलेंस करने का भी लगा दिया है ना। तो टॉर्क जिसको बैलेंस करने नहीं आता हो वो इजीली समझ ले इस तरीके से, अगर कोई रॉड है इस तरीके से, इसके पॉइंट टॉर्क निकाल ले, इधर से जितने फोर्स लगे हैं, अगर वो साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज होता है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर के सारे फोर्स को अगर ये इसके अबाउट पॉजिटिव ले रहा है तो जो नीचे से लगे होंगे तो उसकी वजह से क्या ले लेगा, निगेटिव ले लेगा, अगर बाई चांस साइन कन्वेंशन। वैसे तो आर क्रॉस एफ होता है, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन आता है आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द टॉर्क। टॉर्क को सिर्फ निकालने का ये तरीका है, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर इधर है एफ इधर है, तो आर क्रॉस एफ इधर जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं, क्लियर हो रहा है। तो टॉर्क का जो नेट डायरेक्शन होगा आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन इसके दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो यहाँ तो मैंने ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं सिंपली कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया, ठीक है, ऑल द बेस्ट।